हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। फिजिक्स के आज के टॉपिक में हम पढ़ने जा रहे हैं पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस क्या होता है, सीधे हम टॉपिक के ऊपर बात करते हैं। पावर का मतलब है क्षमता, शक्ति, ताकत। तो लेंस मूल रूप से बना किस चीज के लिए है? यह एक प्रकाशीय यंत्र है जो अपने आप से पास होने वाले प्रकाश की किरणों को, लाइट रेस को अपवर्तित करने का काम करती है, अर्थात उसकी दिशा में परिवर्तन करता है। तो दिशा में कितना परिवर्तन कर रहा है, यही उसका पावर कहलाएगा। दो प्रकार के लेंस होते हैं। एक लेंस है हमारे पास में कॉन्वेक्स और दूसरा लेंस है हमारे पास कॉनकेव। कॉन्वेक्स लेंस का मूल कार्य क्या होता है? इसका मूल कार्य होता है लाइट को क्या करना, कन्वर्ज करना। कन्वर्ज करने का मतलब यह है कि जो भी प्रकाश की किरण आती है उस प्रकाश की किरण को मुख्य अक्ष से मिला देती है, मुख्य अक्ष की ओर मोड़ती है, मुख्य अक्ष को झुका देती है। तो यह कन्वर्ज करना कॉन्वेक्स लेंस का काम है। लेकिन कॉनकेव लेंस का काम क्या होता है? कॉनकेव लेंस क्या करता है? आती हुई लाइट को डाइवर्ज करता है। तो कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग का कितना कैपेसिटी कोई लेंस रखता है, यही किस नाम से जाना जाता है? पावर ऑफ लेंस के नाम से जाना जाता है। जैसे देखिए, दो तीन अलग अलग प्रकार के हम लेंस लेकर देखते हैं। और जैसे दो मैं कॉन्वेक्स लेंस लेता हूं। एक कॉन्वेक्स लेंस हमने कहां लिया? ऊपर में लिया। और दूसरा कॉन्वेक्स लेंस मैं इस प्रकार से नीचे में लेता हूं। यह मुख्य अक्ष है, ये इसका भी क्या हुआ? आपका मुख्य अक्ष हुआ। अब इन दोनों लेंस में आपतित किरण के साथ क्या घटना घटित होगी उसे हम देखते हैं। यहां से कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आ रही है, यहां से भी कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर इस प्रकार से आ रही है। आपतित प्रकाश की किरण जो मुख्य अक्ष के समानांतर जो आ रही है, जो प्रकाश की किरण, इस लेंस में वो उसका अपवर्तन हुआ। इस लेंस से यदि उसका अपवर्तन हो रहा है और ये इसको किसी इस बिंदु पर क्या कर रहा है, मतलब कन्वर्ज तो किया, आपतित प्रकाश की किरण को उसने मोड़ दिया। इसकी मूल दिशा थी ये, इस दिशा में जाना था, मगर उसको क्या कर दिया उसने? एक एंगल से डेविएट किया, मोड़ दिया। और मोड़ने के पश्चात हम देखते हैं तो हम क्या पाते हैं कि ये आपतित प्रकाश की किरण कहां से होकर जा रही है? मुख्य अक्ष के इस बिंदु से होकर गई। तो हमने इस बिंदु को क्या नाम दिया? फोकल लेंथ f का नाम दिया। जब इसकी बात करेंगे तो ये क्या करेगा? ये प्रकाश की किरण को इस तरीके से डेविएट किया, कन्वर्ज किया, मुख्य अक्ष से लाकर मिला दिया। मुख्य अक्ष से लाकर मिलाया, प्रकाश की किरण को जाना था बिल्कुल सीधे सीधे, ये इस तरीके से इसको बिल्कुल स्ट्रेट डायरेक्शन पे जाना था, मगर उसको इसने क्या कर दिया? नीचे की ओर झुका दिया। इतने एंगल से क्या कर रहा है? वो डेविएट कर रहा है। तो दोनों जगह पर देखिए, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर है और ये इसका फोकस हुआ। यहां ये ऑप्टिकल सेंटर है और ये फोकस हुआ। दोनों लेंस में अंतर क्या है? दोनों लेंस ने क्या किया? प्रकाश की किरण को, आपतित प्रकाश की किरण को झुकाया और झुका के मुख्य अक्ष से मिलाने का काम किया। जिस बिंदु पर मिलते हैं उस बिंदु को फोकस कहते हैं। पहले लेंस की यदि हम बात करते हैं, यहां फोकस प्रकाशीय केंद्र से काफी दूर हमको प्राप्त हो रहा है, मगर दूसरी स्थिति की हम बात करते हैं तो यहां फोकस प्रकाशीय केंद्र से पास एग्जिस्ट कर रहा है। जब फोकस जितना पास आते जाएगा, जितना उसके पास आते जाएगा, पास कब आएगा? जब यहां से उसको डेविएशन बिल्कुल, अभी इस डायरेक्शन में तो इस पॉइंट पर हमें फोकस मिला, थोड़ा डेविएशन और डाउन होगा तो हमें इस बिंदु पर क्या मिलेगा? फोकस मिलेगा। मतलब यह है कि इस लेंस की कैपेसिटी कि वो आते हुए प्रकाश की किरण को कितने एंगल से क्या करता है? इस तरीके से नीचे झुका रहा है। यदि यह कॉन्वेक्स लेंस है तो नीचे झुकाने का काम करेगा, और यदि यह कॉनकेव लेंस रहेगा तो इसको ऊपर उठा के डाइवर्ज करने का काम करेगा। इट मीन्स ये लेंस की वह कैपेसिटी है जो कैपेसिटी डिसाइड करता है कि इनकमिंग लाइट रे को, आपतित प्रकाश की किरण को कितने एंगल से डेविएट करना है, कितने एंगल से विचलित करना है, कितने कोण से उसको उसकी मूल दिशा से मोड़ देना है। तो यही
चीज हमारा किस नाम से जाना जाता है, पावर ऑफ लेंस के नाम से जानते हैं। तो पावर ऑफ लेंस को हमने ये देखा कि ये जो पहला जो लेंस है, पहले लेंस के लिए क्या था, पहले लेंस की पावर कम है क्योंकि उसको वो कम एंगल से क्या कर पा रहा है, डेविएट कर रहा है, मगर दूसरे लेंस में पावर ज्यादा है क्योंकि ये ज्यादा एंगल से क्या कर रहा है, उसको डेविएट कर रहा है। तो ये डिपेंड करता है किसको, किस चीज के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि लेंस कौन से मटेरियल से बना है, लेंस का थिकनेस कितना है। यदि लेंस की थिकनेस कम है तो उस स्थिति में इसका पावर भी कम होगा, लेंस की थिकनेस ज्यादा है तो उसका पावर क्या होगा, ज्यादा होगा। मीन्स मोर थिक लेंस मोर पावर, ज्यादा पावर होगा। अर्थात इंसिडेंट लाइट रे को, आपतित प्रकाश की किरण को ज्यादा झुकाने की वो क्षमता रखता है। तो पावर ऑफ लेंस को, पावर को हम किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस। वेरी सिंपल सा पॉइंट है, डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस, इसका तात्पर्य है कि यह आपतित प्रकाश की किरण को किस हद तक, किस मात्रा तक इसको वो कन्वर्ज करता है या डाइवर्ज करता है। तो ये पावर ऑफ लेंस कहलाता है। अब पावर ऑफ लेंस के लिए मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम कैसे स्टडी करेंगे, मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम कैसे देखेंगे पावर ऑफ लेंस को। तो पावर ऑफ लेंस को मैथमेटिकली देखने के लिए हमें क्या चाहिए, फिर से हम यही डायग्राम लेंगे कि ये हमारे पास मान लेते हैं कि ये कोई कॉन्वेक्स लेंस है। इस कॉन्वेक्स लेंस में इस प्रकार से हमने क्या किया, एक मुख्य अक्ष खींचा, ये ऑप्टिकल सेंटर है। ये कोई भी प्रकाश की किरण इस तरीके से आपतित हो रही है, मुख्य अक्ष के समानांतर कोई भी लाइट रे क्या हुआ, आपतित हुआ। आपतित होने के पश्चात ये प्रकाश की किरण जाना था बिल्कुल इसको इस तरीके से सीधे सीधे, अब वो सीधा ना जाकर क्या हो जा रहा है, मुड़ गया, ठीक है। और इस तरीके से मुड़ के मुख्य अक्ष को किसी एक बिंदु पर कट करते हुए क्या है, ले गया। जब इस बिंदु पर उसने क्या किया, कट किया, इसका मतलब ये है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक एक एंगल से क्या हुआ, वो डेविएट हुआ। जितने एंगल से डेविएट होता है उस एंगल को हम किस नाम से रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंटेड बाय डेल। तो जितना ये एंगल होगा डेल, उतना ही एंगल यहाँ भी बनेगा हमारे पास डेल। अब देखिए पावर ऑफ लेंस को कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं। यदि आप यहाँ से इस पॉइंट से प्रकाशी केंद्र से होते हुए ऐसे लाइन आप खींचेंगे और ये जो बिंदु है, ये जो पॉइंट में मिल रहा है वो इस पॉइंट से होकर गया हुआ है। ये इसका कन्वर्जेंस दोनों जगह से होता है, इस पॉइंट से भी और इस पॉइंट से भी। दो बिंदुओं से क्या होता है, ये कन्वर्जेंस होता है। इस पॉइंट पर नीचे झुकता है, इस पॉइंट से थोड़ा सा ऊपर उठने का प्रयास करता है। इसलिए हम ऑन एन एवरेज मान लेते हैं कि इसके ये बीच वाले बिंदु मिडिल पॉइंट से क्या कर रहा है, वो नीचे झुक गया। तो यहां आपके पास एक क्या मिल रहा है, एक त्रिभुज बना। इस त्रिभुज में ये जो है ये किसको रिप्रेजेंट करता है कि आपतित प्रकाश किरण मुख्य अक्ष से कितनी ऊंचाई से आ रहा है, इसके कितने हाइट से आ रहा है। और ये जो है ये किसे रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये फोकल लेंथ ऑप्टिकल सेंटर से कितनी दूरी पर बन रहा है। तो ये एफ किसके ऊपर डिपेंड करेगा, ये एफ डिपेंड करेगा इस एंगल पे। इस एंगल का वैल्यू तो कुछ भी हो सकता है, इस एंगल का मान यदि कम होगा तो उस स्थिति में एफ हमको इस जगह पर बनेगा, इस एफ का वैल्यू इन दोनों के बीच में रहेगा तो यहाँ हमें फोकस मिलेगा। तो देखिए जैसे जैसे आप यहाँ से एंगल को आप क्या करते जाओगे, बढ़ाते जाओगे, वैसे वैसे ये फोकस दूरी क्या होते जाएगा, ऑप्टिकल सेंटर के नजदीक आते जाएगा। तो जितना ज्यादा विचलन उतना ही एफ का वैल्यू ओ के पास आएगा, और जितना ही फोकस ऑप्टिकल सेंटर के नजदीक होगा फोकस दूरी उतना ही क्या होगा, कम होगा। झुकाने की प्रवृत्ति पावर ऑफ लेंस कहलाया। मतलब जितना इसका पावर हाई होते जाएगा एफ का वैल्यू उतना ही लो होते जाएगा, एफ का वैल्यू उतना ही डाउन होते जाएगा। तो इस छोटे से त्रिभुज की आप बात करो, ये जो स्मॉलर जो एक ट्रायंगल बन रहा है, ये ट्रायंगल किस चीज को बताता है, टेन डेल को रिप्रेजेंट करता है। और ये टेन डेल किसके ऊपर निर्भर कर रहा है, ये जो दूरी है ये फोकल लेंथ एफ हुआ, और ये जो दूरी है इसको मैं क्या ले लेता हूं, मान लेते हैं कि वस्तु की ऊंचाई, यहां पर वस्तु रखा है, वस्तु की ऊंचाई h है, तो इसका मतलब कि ये जो डिस्टेंस है वो भी कितना रहेगा, h रहेगा। सो h अपॉन क्या हो गया, फोकल लेंथ f हुआ। यही जो टेन डेल है, यही टेन डेल किस नाम से जाना जाता है, पावर ऑफ लेंस के नाम से जाना जाता है। सो पावर ऑफ लेंस इज इक्वल टू टेन ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन, मतलब टेन डेल इज इक्वल टू h अपॉन एफ। ये h जो रहता है
ये वस्तु की ऊंचाई ये हमेशा क्या होगा, नियत रहता है, कांस्टेंट होता है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, पावर ऑफ लेंस किसके बराबर हो गया, h/f के बराबर हुआ। तो ऐसे देखा जाए तो P प्रोपोर्शनल टू h कांस्टेंट है, तो यदि इक्वल टू को मैं प्रोपोर्शनल लगा लिया तो यहाँ क्या बन गया, 1 क्या हो जाएगा, f आ जाएगा। इसलिए बोला जाता है पावर ऑफ लेंस फोकल लेंथ के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है हमेशा, अर्थात जिस लेंस का पावर ज्यादा उस लेंस की फोकल लेंथ कम। तो P प्रोपोर्शनल टू 1/f है। अब इस प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो यहाँ पर क्या बनेगा, एक कांस्टेंट लगेगा, उस कांस्टेंट का वैल्यू एसआई सिस्टम पे 1 होता है। तो इसीलिए फार्मूला P इज इक्वल टू क्या मिल गया अपने को, 1/f मिल गया। तो ये फार्मूला है पावर ऑफ लेंस का कि P इज इक्वल टू 1/f लिखो तो भी ठीक है, या पावर इज इक्वल टू 10 डेल लिखो तो भी ठीक है। दोनों से आप क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो। सो पावर ऑफ लेंस का फॉर्मूला हो गया 1 फोकल लेंथ। इट मीन्स किसी लेंस का फोकल लेंथ जितना ज्यादा होगा उसका पावर उतना ही कम होगा। और एक दूसरे नाम से आप देख सकते हो, पावर जितना ज्यादा होगा फोकल लेंथ उतना ही कम होगा। तो ये P इज इक्वल टू 1/f हमने देख लिया। अब इसका क्या होता है, यूनिट होता है। तो इसके यूनिट क्या होंगे, इसका यूनिट पावर ऑफ लेंस का, तो पावर इज इक्वल टू हुआ 1/f। तो फोकल लेंथ का यूनिट क्या होता है, मीटर। 1/मीटर को मीटर टू दी पावर क्या लिख सकते हैं, -1 लिख सकते हैं। सो पावर ऑफ लेंस इज इक्वल टू मीटर टू दी पावर -1, और मीटर टू दी पावर -1 या मीटर इनवर्स या 1/मीटर, इसको किस नाम से जाना जाता है, D, इट मीन्स डायोप्टर के नाम से जाना जाता है, DIOPTRE। जैसे देखिए सामान्यतः पावर मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल पावर को हम वाट से रिप्रेजेंट करते हैं, मगर लेंस के पावर को हम डायोप्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। और डायोप्टर को हम किससे, डायोप्टर का सिंपल सिंबल क्या होता है हम लोगों का, D होता है। द सिंबल ऑफ डायोप्टर इज D। अब किसी भी लेंस का पावर हमें कैलकुलेट करना है, तो उसके पावर को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज होना चाहिए, एंड दैट इज नॉलेज ऑफ फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। अर्थात किसी भी लेंस के फोकल लेंथ का नॉलेज जब आपके पास रहेगा तो आप उस लेंस के पावर को बहुत आसानी से, बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। मगर आपको एक बात को ध्यान रखना होगा कि फोकल लेंथ एसआई सिस्टम में हम हमेशा मीटर में लेते हैं, बट मैक्सिमम क्वेश्चन पे एफ के वैल्यू को, फोकल लेंथ के वैल्यू को सेंटीमीटर में दिया जाता है, एंड सो वी हैव टू कन्वर्ट सेंटीमीटर इनटू मीटर फर्स्टली, देन आफ्टर हम पावर ऑफ लेंस कैलकुलेट कर पाएंगे। अब जैसे एक एग्जांपल लेते हैं हम, सिंपल सा एक छोटा सा मैं क्वेश्चन लेता हूं। क्वेश्चन ले लिया मैंने। अब क्वेश्चन पर यह दे दिया गया कि 20 सेंटीमीटर फोकल लेंथ वाले लेंस का पावर फाइंड आउट करो। यदि f का वैल्यू 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो पावर ऑफ लेंस क्या होगा, कैलकुलेट करना है। तो पावर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P इज इक्वल टू 1/f 1/20 सेंटीमीटर। सी यहां फोकल लेंथ किस में दिया, सेंटीमीटर में दिया, तो इसको मैंने भी 20 क्या लिखा, सेंटीमीटर लिखा। बट अब ये क्वेश्चन ऐसा होगा कि ये सेंटीमीटर को अब आपको किस में बदलना होगा, मीटर में बदलना होगा, क्योंकि पावर के लिए f का वैल्यू क्या होना चाहिए, ऑलवेज एंड ऑलवेज मीटर पे होना चाहिए। तो इस सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है तो इसको 1/20 सेंटीमीटर को आप मीटर में बदलोगे, डिवाइड बाई क्या करना पड़ेगा, 100 करना पड़ेगा, बिकॉज 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर। अब ये 100 कहां चला जाएगा, ऊपर, इट मीन्स यू विल गेट 100/20 मीटर, 21 जा 25 जा, ये मिल गया 5 मीटर टू द पावर -1, इसका मतलब ये आ गया 5 डायोप्टर। सी हमें यहां कहीं एक शब्द नहीं बोला गया है कि ये जो 20 सेंटीमीटर फोकल लेंथ दिया है या कॉन्वेक्स का है या कॉन्केव का। इसे हमें समझना होगा साइन कन्वेंशन के थ्रू कि यदि फोकल लेंथ पॉजिटिव पर दिया है इट मीन्स ये कॉन्वेक्स लेंस का होता है, और फोकल लेंथ यदि निगेटिव में दिया जाएगा तब ये किसका होगा, कॉन्केव लेंस का होगा। उन दोनों चीजों को हम यहां एक छोटे से चित्र से, एक डायग्राम से क्या करते हैं, समझ लेते हैं। अब जब आप इसे इस छोटे से डायग्राम से देखेंगे कि कब पावर का वैल्यू पॉजिटिव होगा, कब पावर का वैल्यू निगेटिव होगा करके, तो ये आप देखिए कि इस प्रकार से ये हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस है और यहां हमने क्या लिया, कॉन्केव लेंस लिया। देखते जाइए,
यहाँ इंसिडेंट लाइट इस तरीके से आ रहा है और इंसिडेंट लाइट को ये क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा, तो ये आपको क्या मिलेगा, फोकस मिलेगा। इंसिडेंट लाइट आने का डायरेक्शन ये है और फोकल लेंथ को मेजर करने का भी डायरेक्शन यही रहेगा, क्योंकि कोई भी डिस्टेंस कहां से मेजर किया जाता है, मिरर के केस में पोल से मेजर किया जाता है, दर्पण रहेगा तो ध्रुव से नापेंगे और लेंस रहेगा तो प्रकाशीय केंद्र से नापेंगे। याद कीजिए उस क्लास को जिसमें हमने साइन कन्वेंशन पढ़ा था, यदि भूल गए होंगे तो पीछे जाकर उस वीडियो को देख लीजिए आप। तो कोई भी दूरी है वो हमेशा प्रकाशीय केंद्र से नापी जाती है। तो देखिए इंसिडेंट लाइट का डायरेक्शन और दूरी नापने की दिशा है, ये दोनों डायरेक्शन यदि आपके सेम है तो एफ का वैल्यू क्या रहेगा, फोकल लेंथ का वैल्यू पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब इस लेंस के लिए फोकल लेंथ हमेशा कैसा होता है, पॉजिटिव वैल्यू होता है। मगर इसकी बात करते हैं हम, यहां से इंसिडेंट लाइट इस तरीके से आया, इंसिडेंट लाइट आने के पश्चात तो इस तरीके से क्या हो गया, डाइवर्ज हो गया। डाइवर्ज हुआ तो आप देखेंगे कि जब आप इसको इस तरीके से खींच के लाएंगे तो इस बिंदु से क्या मिलेगा आपको, ये पॉइंट आपके लिए फोकस मिलेगा। इट मीन्स यहां से आप फोकस की डायरेक्शन को ऐसे मेजर करते आएंगे और ये इंसिडेंट लाइट का डायरेक्शन है। अब यहां दोनों के डायरेक्शन क्या हुए, अपोजिट हुए, तो उस स्थिति में फोकल लेंथ का वैल्यू क्या होता है, निगेटिव होगा। तो देखिए जिसके लिए फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा तो उसके लिए पावर भी पॉजिटिव होगा, और जिसके लिए फोकल लेंथ निगेटिव होगा तो उसके लिए पावर भी क्या होगा, निगेटिव होगा। सो ऑलवेज एंड ऑलवेज रिमेंबर इन चीजों को कि इस लेंस के लिए P = 1/f रहेगा, तो ये पॉजिटिव में होगा, इसलिए पावर भी किस में होगा, पॉजिटिव पर। लेकिन इस लेंस की आप बात करेंगे तो P = 1/f, f यदि निगेटिव में आएगा तो पावर का वैल्यू भी हमेशा किस में मिलेगा, अपने को निगेटिव मिलेगा। सो रिमेंबर इस चीज को, यदि यहां पर f का वैल्यू पॉजिटिव दिया है तो यहां पावर भी क्या मिल रहा है हमको, पॉजिटिव मिल रहा है। 5 डायोप्टर लिखो या +5 डायोप्टर लिखो, दोनों में कोई अंतर नहीं है। तो इस बात को ध्यान देना, पॉजिटिव पावर हमेशा किसका होता है, कॉन्वेक्स लेंस का, और निगेटिव पावर किसका होता है, कॉनकेव लेंस का। तो जैसे हम सामान्यतः बात करते हैं, किसी लड़के को, किसी छात्र को या किसी भी व्यक्ति को जो चश्मा लगा रहता है, तो हम उनसे एक बात पूछते हैं कि आपके चश्मे का पावर क्या है। तो लोग विभिन्न प्रकार की बातें बताते हैं, सब अलग अलग नाम लेते हैं, सब अलग अलग बातें कहते हैं। जैसे कोई व्यक्ति ये कह देगा कि मुझे +2.5 का स्पेक्ट्स लगा है, किसी ने बोला +2.5 का लगा है, किसी ने बोला -1.25 का लगा है, किसी ने बोला 0.75 का लगा है, किसी ने बोला -3.25 का लगा है, किसी ने बोला 1.75 का चश्मा लगा हुआ है। अलग अलग ये सब डाटा बता सकते हैं। आप सुनते होंगे, सामान्यतः सुनते होंगे, आप में से भी जितने वीडियो देख रहे होंगे, हो सकता है काफ़ी लोगों को स्पेक्ट्स यदि लगे हैं तो उन लोगों का भी अपना पावर उनको पता होगा कि लेफ्ट आई में, राइट आई में कितना पावर लगा है, या लेंस लगा है तो कितने का लगा हुआ है। तो जब आप इन डिजिट्स को देखते हैं तो इन डिजिट का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है, इन डिजिट का फिजिकल सिग्निफिकेंस है कि इनके सामने यदि आपको कोई नाम नहीं बोल रहा है, इसका मतलब डिफॉल्ट मोड में आप मान लीजिए कि इसमें क्या लगा हुआ है, डायोप्टर लगा हुआ है। +2.5 डायोप्टर, -1.25 डायोप्टर, 0.75 डायोप्टर। मतलब जब कभी भी हम चश्मे का पावर पूछते हैं तो लोग केवल और केवल उसके न्यूमेरिकल डिजिट्स को बस रिप्रेजेंट करते हैं, बताते हैं, उसमें यूनिट क्या होगा उस यूनिट को रिप्रेजेंट नहीं करते कभी भी। उसका रीजन ये है कि जब कभी हम डॉक्टर के पास भी जाते हैं आंख को दिखाने के लिए और कितने पावर का चश्मा लगेगा पूछते हैं, तो सिंपल हमको ये बोल देता है +2.5 का लगेगा। हमें नहीं बताया जाता कि वहाँ 2.5 के आगे भी कोई यूनिट है। बेसिकली सभी फिजिकल क्वांटिटी के कोई ना कोई यूनिट होते हैं। अब यहां मैं डायमेंशनल बेस पर यूनिट की बात नहीं कर रहा हूं, उसमें तो 4 कैटेगरी हो जाते हैं, मगर एक सामान्य सी बात है कि यदि ये फिजिकल क्वांटिटी है, इट मीन्स इसका कोई ना कोई यूनिट तो होगा। तो ये यदि कोई यूनिट नहीं है बता रहा है, कोई भी कुछ नहीं कहता, तो इट मीन्स उनमें यूनिट क्या लगा हुआ है, डायोप्टर लगा हुआ है। तो यहां को देखकर तो हम डायोप्टर पता कर लिए। अब डायोप्टर आपको मालूम रहेगा तो इस स्थिति में आप उस लेंस के फोकल लेंथ को क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो, पहला। दूसरा चीज क्या है, इसमें नेचर ऑफ लेंस पता करने के लिए बोला जाएगा। तो नेचर ऑफ लेंस कैसे पता करेंगे, तो नेचर ऑफ लेंस को जानने के लिए होता है कि यदि पॉजिटिव पावर है, ये जैसे कुछ नहीं दिया है, 0.75 बोला या 1.75 बोला, इसका मतलब कुछ नहीं लगा है, इट मीन्स यहाँ क्या लगा है, पॉजिटिव। तो जहां जहां पॉजिटिव है
तो पॉजिटिव पावर किसको बताता है? कॉन्वेक्स लेंस को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन देखिए यहां निगेटिव, ये निगेटिव, तो निगेटिव पावर किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? ऑलवेज एंड ऑलवेज कॉनकेव को रिप्रेजेंट करता है। उसका रीजन ये है, कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है इसलिए उसका पावर पॉजिटिव है, कॉनकेव लेंस का फोकल लेंथ निगेटिव होता है इसलिए उसका पावर भी क्या है? निगेटिव है। तो ये तो हमारे पास इतनी बातें हुई। इसमें एक और महत्वपूर्ण बात जो याद रखना था वो क्या है कि थिन और थिक लेंस, इस बात को भी ध्यान देंगे और लिख लेंगे आप, लेंस थिन हो सकता है और थिक हो सकता है। थिन लेंस का लो पावर होता है और थिक लेंस का हाई पावर होता है, इस बात को ध्यान देना है हमें। इनके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए थे, सीधा सा क्वेश्चन पूछा गया था पिछले दोनों फॉरेस्ट एग्जाम में और प्रयोगशाला सहायक का जो पेपर हुआ है उसमें भी ये क्वेश्चन आ चुका है इस प्रकार का कि आपको फोकल लेंथ दे दिया है लेंस का और उसका पावर आपको कैलकुलेट करना है। तो ये पावर कैलकुलेट करने का बिल्कुल ये सिंपल सा तरीका था। चलिए इन चीज को देख लेते हैं। अभी तो फोकल लेंथ दिया था तो पावर कैलकुलेट किए, अभी अब आपको पावर दे दिया है और फोकल लेंथ कैलकुलेट करना है, तब कैसे करेंगे? जब कभी आपको ऐसा क्वेश्चन दे दिया जाए, पावर इज गिवन एंड यू हैव टू कैलकुलेट फोकल लेंथ, आपको फोकल लेंथ कैलकुलेट करना है। जैसे ये पावर आपका प्लस 2.5 डायोप्टर दे दिया है, तो आपको ऐसा बोल दिया गया कि पावर इज इक्वल टू 2.5 डायोप्टर, फाइंड द फोकल लेंथ एंड नेचर ऑफ लेंस, ऐसा बोल दिया गया। तो पावर इज इक्वल टू होता है 1/f, देयरफॉर फोकल लेंथ इज इक्वल टू क्या हो गया? 1 पावर, 1 पावर मीन्स हो गया 2.5। अब ये 2.5 हुआ, ठीक है, 2.5 पर मीटर, तो ये कितना हो गया? मीटर डिवाइडेड बाई 2.5। 2.5 को क्या लिख सकते हो आप? 10 डिवाइडेड बाई 25 मीटर। 10 डिवाइडेड बाई 25 कैंसिल आउट करोगे, 25 1 जा, 25 0 जा, और ये हो गया 0.4। तो 0.4 मीटर, या इसको आप ऐसे लिख सकते हो 40 सेंटीमीटर, इस तरीके से। 10/25 करेंगे तो क्या मिलेगा? 0.4 मिलेगा। 0.4 मीटर में है, सेंटीमीटर में जाओगे तो 40 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ये तो निकल गया फोकल लेंथ। अब यदि इसका नेचर कैलकुलेट करने को बोलेगा तो क्या करेंगे हम? नेचर, यदि यहां पर साइन कुछ नहीं दिया है मतलब पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव है तो उसका नेचर क्या हो गया? कॉन्वेक्स हो गया। ये इस तरीके से पावर ऑफ लेंस पर क्या होते हैं? क्वेश्चन आते हैं। तो ये तो पावर ऑफ लेंस में बिल्कुल सिंपल सा पॉइंट था, सिंपल सा कंटेंट था। बट यही जब कॉम्बिनेशन ऑफ पावर ऑफ लेंस हो तब क्या होगा? कॉम्बिनेशन ऑफ पावर ऑफ लेंस मतलब कि दो लेंस को जब आप क्या करेंगे? कंबाइंड कर देंगे तो एक्चुअल पावर क्या मिलेगा? जैसे देखिए दो लेंस को आपने क्या किया? कंबाइन कर दिया, तो हेडिंग डालेंगे पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, लेंस की संयोजन की संयुक्त क्षमता, मतलब उनका संयुक्त क्षमता क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। अब लेंस का कॉम्बिनेशन कैसा हो सकता है? पहला तरीका हो सकता है कि ये कॉन्वेक्स लेंस है और उसके साथ ये दूसरा कॉन्वेक्स लेंस जोड़ दिया गया, इस तरीके से। दूसरा कॉम्बिनेशन है ये कॉनकेव लेंस है और उसके साथ एक और कॉनकेव लेंस इस तरीके से अटैच कर दिया गया। और तीसरा जो तरीका है कि एक कॉन्वेक्स लेंस उसके साथ ऐसा कॉनकेव लेंस क्या कर दिया गया? जोड़ दिया गया। अभी मैं दो लेंस को लेकर चल रहा हूं, चाहे तो आप 3 लेंस 4 लेंस कितना भी लेंस को आप ले सकते हैं। यदि पहले लेंस का पावर P1 है, दूसरे लेंस का पावर P2 है, इस स्थान पर भी पहले लेंस का पावर P1 है, इसका पावर P2 है, यहां भी इस पहले लेंस का पावर P1 है, दूसरे लेंस का पावर P2 है, तो इन तीनों सिचुएशन के लिए ओवरऑल पावर जो है वो किसके इक्विवेलेंट होगा? P1 प्लस P2 के। अर्थात ओवरऑल पावर
इंडिविजुअल पावर का एल्जेब्रिक सम होता है। अब यहां एल्जेब्रिक सम वर्ड यूज किया मैंने, तो इसका मतलब यह है कि P1 और P2 दोनों के साइन को हमको ध्यान रखना है। इस जगह की बात करेंगे तो ये दोनों के दोनों ये पॉजिटिव और पॉजिटिव होगा, यहां की बात करेंगे तो दोनों के दोनों लेंस का पावर निगेटिव होगा, मगर यहां की बात करेंगे तो ये पॉजिटिव होगा और ये निगेटिव होगा। तो जब कभी भी हम जोड़ेंगे तो ये हमेशा कैसा जुड़ेगा, उनके साइन के साथ जुड़ेगा। इसी को एग्जांपल ले लेता हूं, जैसे कि ये वैल्यू हमारे पास में कितना है 3 डायोप्टर और ये 2 डायोप्टर है, तो ओवरऑल कितना हो जाएगा 3 + 2 5 डायोप्टर हो गया। यहां की बात करूंगा, ये 3 डायोप्टर है, ये 2 डायोप्टर है, तो ये 3 माइनस में है, ये 2 भी किस में है, माइनस में है। तो उस स्थिति में ओवरऑल पावर कितना हो जाएगा -5 डायोप्टर हो जाएगा। मगर यहां की बात करूंगा, ये 3 डायोप्टर है और ये 2 डायोप्टर है, ये 3 प्लस में है और ये किस में हो गया, माइनस में। +3 - 2 आंसर कितना हो जाएगा +1 डायोप्टर हो जाएगा। एल्जेब्रिक सम का मतलब होता है कि कोई भी पावर को हम उसके साइन के साथ में ऐड कर रहे हैं। साइन के साथ इट मीन्स एडिंग द पावर विथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन। हमें इन दोनों साइन को लेते हुए चलना है। तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस है। अब ये जो कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस था, तो इन कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस के लिए जब हम पावर की बात किए तो इनमें जो पावर है वो कब हम निकाल रहे हैं, ओवरऑल पावर हम कब निकाल रहे हैं, P = P1 + P2 हमने जो निकाला, ये कैसे हमने कैलकुलेट किया, ये जो कैलकुलेट कर रहे हैं हम, ये जब दोनों लेंस आपस में बिल्कुल पास हैं उस स्थिति के लिए है। बट इन केस सपोज दैट ऐसा होगा कि ये कुछ दूरी पर हो, तब क्या हो, मतलब दोनों लेंस को यदि हमने किसी दूरी पर क्या कर दिया गया है, एक दूसरे से दूर रखा हुआ है, और उस स्थिति में आपको पावर ऑफ लेंस कैलकुलेट करने को बोला जाएगा, तब कैसा होगा। मीन्स ऐसा है कि एक लेंस आपके पास कुछ इस तरीके से है, ये एक लेंस है, और यहां से ये दूसरा कोई लेंस हमने रख दिया। अब ये जो दो लेंस को जब हमने रखा इस प्रकार से, इस लेंस का फोकल लेंथ f1 है, इसका फोकल लेंथ f2 है, और इन दोनों के बीच की जो दूरी है, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, x है। तो इस स्थिति में ओवरऑल पावर जब निकालना है तो कितने के बराबर होगा, ओवरऑल पावर P = ओवरऑल 1/f होगा, और ये कितने के बराबर रहेगा, 1/f1 + 1/f2 - x/f1 × f2। पहले का पावर प्लस दूसरे का पावर -x/f1 × f2। तो ये जो रहता है ये किस चीज़ को बताता है, ओवरऑल पावर को बताता है। ओवरऑल पावर कब निकालोगे, जब ओवरऑल फोकल लेंथ निकालेंगे। ओवरऑल फोकल लेंथ कब निकाल पाएंगे, इस फॉर्मूले से निकाल पाएंगे। इसके ऊपर जो क्वेश्चन आया था, ये लैब टेक्नीशियन एग्ज़ाम 2019 में जो हुआ था, उस एग्ज़ाम में इस टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन आया था। इससे पिछले जो फार्मूला पढ़े उस पर ACF 2016 और 17 दोनों में आया था, और जब इसको हम क्या कर देते, थोड़ा सा दूर कर देते हैं, तब स्थिति पर पावर कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, तो इस फॉर्मूले से कैलकुलेट किया जाएगा। पहले ओवरऑल फोकल लेंथ निकाल लीजिए आप, यहाँ से ओवरऑल फोकल लेंथ निकाल लेंगे तब हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, पावर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये जो इस प्रकार का जो तरीका है हमारा, ये इनमें इसी तरीके क्वेश्चन बनते हैं। हालांकि एग्जाम्स में क्या क्या क्वेश्चन आए हैं, तो एक पूरा का पूरा वीडियो लेक्चर्स आपके न्यूमेरिकल्स का होगा। एक वीडियो लेक्चर आपका किस चीज़ के ऊपर रहेगा कि जैसे एक जो न्यूमेरिकल्स का होगा अभी लेक्चर, उसमें दर्पण और लेंस दोनों के न्यूमेरिकल एक साथ सम्मिलित रहेंगे। और दूसरा जो एक लेक्चर बनेगा वो अभी तक के जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं, मतलब ACF के 2 पेपर, व्यापम के द्वारा लिया गया एक पेपर और प्रयोगशाला सहायक के द्वारा लिया गया पेपर, उनमें जितने भी ऑप्टिक्स से संबंधित जो प्रश्न आए हैं उन सभी प्रश्नों का सॉल्यूशन वहाँ पर दिया जाएगा। तो ये पावर ऑफ लेंस है। अब पावर ऑफ लेंस के बाद इसी टॉपिक में हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो ये कंटेंट, ये जो आता है, ये बात है हम लोगों का
मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन क्या होता है और मैग्निफिकेशन के पश्चात लेंस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें हमें देखना है। तो मैग्निफिकेशन क्या है? मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन इसको बोला जाता है आवर्धन। आवर्धन शब्द का तात्पर्य होता है कि वस्तु का प्रतिबिंब, वस्तु का आकार और प्रतिबिंब का आकार में क्या संबंध होगा। तो वस्तु का आकार होता है H1 और प्रतिबिंब का आकार होता है H2। कुछ स्थान पर H2 को इमेज कहा जाता है और प्रतिबिंब को ऑब्जेक्ट कहा जाता है। सो मैग्निफिकेशन का जो फॉर्मूला होता है M, ये हमेशा साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट होता है, या इसी को हमेशा हम H2 अपॉन क्या लिखते हैं, H1 लिखते हैं। ये मैग्निफिकेशन का हमारा फॉर्मूला होता है। अब ये मैग्निफिकेशन देखिए, जब इस मैग्निफिकेशन को हम निकालेंगे, पहला वास्तविक प्रतिबिंब के लिए, वास्तविक प्रतिबिंब चाहे वो लेंस हो चाहे वो मिरर हो, कुछ भी रहे, तो जब वास्तविक प्रतिबिंब के लिए निकालेंगे तो वास्तविक प्रतिबिंब सदैव कैसा बनता है, उल्टा बनता है, अर्थात इन्वर्टेड फॉर्म होता है। तो वास्तविक प्रतिबिंब सदैव उल्टा बनता है, सदैव अपोजिट रहता है। तो उस स्थिति में M इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, H2 अपॉन H1। अर्थात देखिए ये मुख्य अक्ष है, अब ये चाहे दर्पण हो चाहे लेंस हो, कुछ भी रहे, यहां वस्तु को आपने खड़ा किया, वास्तविक प्रतिबिंब कैसे बनेगा, नीचे बनेगा। दर्पण की आप बात करो इस तरीके से, यहां वस्तु को रखोगे तो इसका वास्तविक प्रतिबिंब कैसे बनेगा, इस प्रकार से बनेगा, ये ऐसे नीचे ही बनेगा। तो वास्तविक प्रतिबिंब सदैव कैसा बनता है, नीचे बनता है। यदि इसमें आभासी प्रतिबिंब लोगे तो आभासी इसके बिल्कुल कैसे बनेगा, पीछे बनेगा। इसमें आभासी कहां बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा। तो आभासी प्रतिबिंब सदैव कैसा बनता है, सीधा बनता है। तो जब प्रतिबिंब वास्तविक की बात करेंगे तो बनता है उल्टा, उल्टा बनेगा। तो H2 का साइन हमेशा निगेटिव होगा और H1 का साइन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो उस स्थिति में M का वैल्यू जो रहेगा ऑलवेज एंड ऑलवेज क्या मिलेगा अपने को, निगेटिव। मगर जब आभासी प्रतिबिंब की बात करते हैं, आभासी प्रतिबिंब लेंगे तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है H2 अपॉन H1। तो आभासी में वस्तु भी सीधा रखा रहता है और प्रतिबिंब भी सीधा बनता है। यहां भी देख लीजिए, वस्तु सीधा है और प्रतिबिंब भी सीधा बना है, तो इसका भी साइन पॉजिटिव होगा, इसका भी साइन पॉजिटिव होगा। तो वास्तविक प्रतिबिंब के लिए M का वैल्यू ऑलवेज एंड ऑलवेज कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। तो ये मैग्निफिकेशन की बात हुई। तो मैग्निफिकेशन का साधारण सा सूत्र था इमेज का साइज अपॉन ऑब्जेक्ट का साइज, या H2 अपॉन H1। और वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब के लिए देख लिया। और ये भी सुने होंगे कि वास्तविक प्रतिबिंब सदैव उल्टा बनता है और वास्तविक प्रतिबिंब के लिए M का वैल्यू कैसा होता है, निगेटिव। तो क्यों होता है वो इस फॉर्मूले से समझ में आ गया। और ये दूसरा हो गया आभासी प्रतिबिंब के लिए। हालांकि मैग्निफिकेशन के लिए एक और फॉर्मूला होता है इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। यहां प्लस माइनस जरूर होता है इस कंटेंट में। दर्पण के लिए रहता है तो ये -v अपॉन यू, और लेंस के लिए रहता है तो v अपॉन यू। ये जो रहता है ये फार्मूला किसके लिए उपयोग होता है, मिरर के लिए। ये जो फार्मूला है ये होता है लेंस के लिए। तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि यहाँ माइनस क्यों लगा, यहाँ प्लस क्यों लगा, वो इट इज़ ए पार्ट ऑफ डेरिवेशन। हम डेरिवेशन नहीं कर रहे हैं, इसलिए उसके ऊपर जाने की आवश्यकता नहीं है। बस क्या डिफरेंस है आप उन चीज़ों को ध्यान रखते हैं। तो पावर ऑफ लेंस देखा हमने, मैग्निफिकेशन देखा। अब महत्वपूर्ण चीज आता है लेंस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें। लेंस से संबंधित महत्वपूर्ण बातें क्या क्या हैं। तो ये कंटेंट कुछ ऐसा है, लेंस से संबंधित महत्वपूर्ण बातें, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में देखेंगे आप, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट लेंस। पहला है कि कोई लेंस है ऐसा
मैं स्टेटमेंट बोलते जाऊंगा, डायग्रामेटिक समझाऊंगा, आप कॉपी में नोट डाउन करेंगे उसे। कोई भी लेंस है, पहला बिंदु, कोई लेंस को जब आप दो प्रकार से कट कर सकते हैं, ये लेंस है, इस लेंस को आप वर्टिकली कट कर सकते हैं। जब इस लेंस को आपने वर्टिकली कट किया इस तरीके से दो टुकड़ों में, तो वर्टिकली कट करेंगे तो ये लेंस कैसा हो जाएगा, ऐसा, और ये इस प्रकार का हो जाएगा। ठीक है, वर्टिकली ये दोनों क्या हुए, अलग अलग हो गए। यदि इस लेंस का फोकल लेंथ f है, तो जब वर्टिकली आप इसको कट करेंगे ऊर्ध्वाधर, तो ये जो अलग अलग लेंस है इनका फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। इसका भी 2f हो जाएगा, इसका भी क्या हो जाएगा, 2f हो जाएगा। बहुत सिंपल सी बात थी कि बाइफोकल लेंथ, बाइफोकल क्यों बोला गया कि इस कर्वेचर का अलग फोकस होगा, इस कर्वेचर का अलग फोकस होगा। इनका ज्वाइंट फोकस कितना है, f है। तो इन दोनों को जब क्या करेंगे, हम बीच से अलग अलग कर देंगे, ऊर्ध्वाधर रूप से यदि हम उसको काट देंगे, तो उस स्थिति में फोकल लेंथ पर क्या असर पड़ेगा, पुराने फोकल लेंथ का ये जस्ट क्या हो जाएंगे, डबल हो जाएंगे। ये पहला पॉइंट हुआ। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है, दूसरा कि ये कोई लेंस है और इसका फोकल लेंथ f है, और इस लेंस को क्या कर दिया गया, हॉरिजॉन्टली ऐसे करके प्रिंसिपल एक्सिस से इसको दो भाग में बांट दिया गया, इस तरीके से दो भाग में बांट दिए। तो अब क्या हुआ, ऊपर का हिस्सा आपके पास इस तरीके से मिल गया और नीचे का हिस्सा आपके पास इस तरीके से हो गया, ये दो टुकड़ों में कन्वर्ट हुआ। अब फोकल लेंथ में क्या असर पड़ेगा, यदि इसका फोकल लेंथ f है तो इस सेक्शन का भी फोकल लेंथ f रहेगा, इस सेक्शन का भी फोकल लेंथ क्या रहेगा, f रहेगा। इन दोनों के फोकस में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। तो इस बात को ध्यान देना, जब ऊर्ध्वाधर अर्थात वर्टिकली जब हम लेंस को क्या करते हैं, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, तो ईच पार्ट का फोकल लेंथ उसके ओरिजिनल फोकल लेंथ का डबल हो जाता है, ट्वाइस हो जाता है। लेकिन जब हॉरिजॉन्टली उसको क्या किया जाता है, 2 इक्वल पार्ट्स में या n इक्वल पार्ट्स में आप डिवाइड करो, अभी तो हमने दो टुकड़ों में ही बांटा है इसको, और ऐसे कई टुकड़ों में आप क्या कर दोगे, डिवाइड करोगे, तो भी हर एक टुकड़े का फोकल लेंथ कितना रहेगा, सेम रहेगा, f ही रहेगा। तो ये दो महत्वपूर्ण बिंदु थे। तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु क्या होगा, तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु है, अब वो तीसरा बिंदु फोकल लेंथ से संबंधित नहीं है, तीसरा बिंदु जो है वो दूसरे पॉइंट से संबंधित है। तीसरा और चौथा वो प्रतिबिंब की संख्या से संबंधित है वो। तो देखिए, जैसे कि ये लेंस है, लेंस का 50% हिस्सा एक अपवर्तनांक वाले मटेरियल से बना है और 50% हिस्सा दूसरे अपवर्तनांक वाले मटेरियल से बना है, इस प्रकार से। और ये जो अपवर्तनांक का जो डिवीजन है वो वर्टिकली किया गया है, अर्थात ये हिस्सा एक माध्यम है, ये हिस्सा दूसरा माध्यम है, और दोनों माध्यम वर्टिकली एक दूसरे से आकर ऐसे मिले हैं। तो इसमें प्रतिबिंब की संख्या कितनी होगी, ऐसे स्थिति में प्रतिबिंब की संख्या एक ही होगी, भले ही चाहे ये आपके पास अपवर्तनांक μ1 हो, यहां अपवर्तनांक आपका μ2 हो, दो अलग क्यों ना हो, दो क्या 10 15 कितना भी रहे, प्रतिबिंब की संख्या सदैव क्या रहेगी, एक होगी। मगर इसकी हम बात करते हैं इस टाइप के कंटेंट की, कि ये आपके पास कोई लेंस है और इस लेंस में अलग अलग प्रकार का, ये हमारे पास एक अपवर्तनांक वाला मटेरियल है, उसके पश्चात यहां दूसरा अपवर्तनांक वाला मटेरियल हो गया। अब ये बीच में खाली छोड़ दिया, मतलब 3 विभाग हो गए। देखिए, ब्लैक लाइन वाला का एक अपवर्तनांक है, ये खाली लाइन वाले का दूसरा अपवर्तनांक है, मतलब चेंज हो गया उसका माध्यम। ये लाल कलर की जो रेखाएं खींची इसके अपवर्तनांक अलग हैं। इसके पश्चात ऐसे करके हमने क्या कर दिया, तिरछा तिरछा रेखा खींचा, ये एक अपवर्तनांक हो गया। फिर इसके बाद सीधी सीधी रेखा खींचे, ये दूसरा अपवर्तनांक हो गया, और एक अपवर्तनांक ऐसे ले लो, ये इस प्रकार का। तो देखिए कितने प्रकार के यहाँ पर अपवर्तनांक वाले कंटेंट बन रहे हैं। तो यहाँ जो अपवर्तनांक वाले कंटेंट बने, ये आपका μ1 है पहला, ये μ2 हो गया, ये μ3 हो गया, ये μ4 हुआ, ये μ5 हुआ और ये μ6 हुआ। अर्थात एक जो लेंस है
एक लेंस ही क्षैतिज आधार पर 6 टुकड़ों में क्या है, बटा हुआ है। 6 टुकड़ों में बटा है अर्थात 6 अलग अलग अपवर्तनांक है। जब 6 अलग अलग अपवर्तनांक होंगे तो 6 अलग अलग क्या मिलेंगे, इसके फोकल लेंथ मिलेंगे, और 6 अलग अलग फोकल लेंथ मिलेंगे, इसका मतलब प्रतिबिंब की संख्या भी कितनी मिलेगी, 6 मिलेगी। तो इसमें प्रतिबिंब की संख्या कितनी होगी, प्रतिबिंब की संख्या, ये प्रतिबिंब की संख्या कितनी हो गई, 6। यहां 6 अलग अलग माध्यम हैं, इसलिए तो इस बात को भी ध्यान रखना है हमें कि यदि माध्यम में बदलाव वर्टिकली होता है तो प्रतिबिंब की संख्या में कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर माध्यम के बदलाव हॉरिजॉन्टली होता है तो जितने माध्यम बदलते हैं उतने ही प्रतिबिंब की संख्या बनती है। तो ये पावर ऑफ लेंस और लेंस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जो बिंदु थे, कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स थे, ये हमने देखा। लेंस तक का हिस्सा यहां कंप्लीट होता है। अगले क्लास में हम मानव नेत्र के ऊपर हम बात करेंगे, अर्थात ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में पहला जो चीज अपने को पढ़ना है वो है मानव नेत्र, दूसरा है माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप से संबंधित। तो एक क्वांटिटेटिव स्टडी ले रहे हैं इन दोनों का, तत्पश्चात आपका अपवर्तनांक जो चैप्टर है वो पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगा। धन्यवाद।